नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, and I think for the last time, I welcome all you on board for the topic of human resource development, and today is lecture number 32. Today we are going to cover the course summary that was of human resource development. हमने आज तक जितने 31 लेक्चर्स जो हमने अभी तक पढ़ा, उन सारे लेक्चर्स का आज एक ओवरव्यू काइंड ऑफ होगा. एक्चुअली तो ये स्लाइड्स जो हैं या ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है और अ काइंड ऑफ अ रीकैप फॉर व्हाटएवर वी हैव कवर्ड सो फार. इसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हैं, कुछ हमने जो वर्बली जिनके ऊपर बातें की उन चीज़ों को हम दोबारा से बेसलाइन से उनको टच करने की कोशिश करेंगे. We'll start with the definition of HRD. It is a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with the necessary skills to meet current and future job demands. हमने डेफिनेशन को बहुत इन डेप्थ हमने स्टडी किया था, उसके एक एक पॉइंट को कि ये सिस्टमेटिक क्या चीज़ होती है, फिर प्लान्ड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डिज़ाइनिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, फिर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज मींस द मेंबर्स, उसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन की. नेसेसरी स्किल्स, वो नेसेसरी वाला पॉइंट क्या था कि आपको कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं, और नेसेसरी होते भी हैं तो क्यों होते हैं. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यू जस्ट गेट अ जॉब और फिर उसके बाद आप ऑन जॉब ट्रेनिंग लें. तो वो कुछ नेसेसरी मींस कि वो कुछ प्री रेक्विजिट्स होंगे, कुछ उसकी करंट डिमांड होगी और कुछ उसकी फ्यूचर डिमांड्स होंगी. तो वो करंट और फ्यूचर डिमांड्स को हमने अपने इन सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि फ्यूचर डिमांड को देखते हुए आपने किस तरह अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है. यहाँ पे वो फ्यूचर का जो पॉइंट है दैट एक्चुअली रिलेट्स टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. फिर हमने देखा था कि HRD के एवॉल्व कहाँ से हुआ, इमर्जेंस कहाँ से हुई, क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे एवोल्यूशन के लिहाज से भी. और अदर देन दैट जो मैं एक अक्सर चीज़ अपने लेक्चर्स में बोलता होता था और वो ये थी कि आपने हमेशा ये देखना है कि चीज़ इवॉल्व कहाँ से हुई. इवन फॉर द वर्ड, आपने अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो आप उसकी एटमोलॉजी जो होती है आप उसको ज़रूर स्टडी करें, उसको ज़रूर देखें कि ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ, ये कौन सी लैंग्वेज से निकला, उसका बैकग्राउंड क्या है, हाउ दैट वर्ड एक्चुअली कॉइंड, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है. तो वो हर चीज़ के जो आजकल स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये ज़माना जो चल रहा है, ये जो एरा चल रहा है, ये हर चीज़ को नैरो डाउन कर रहा है. हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन देन स्पेशलाइजेशन देन स्पेशलाइजेशन, जोन सी चीज़ों की ज़रूरत जैसे जैसे ज़माने के लिहाज से लोगों को होती जा रही है, वैसे वैसे वो चीज़ एक सब स्पेशलाइज कैटेगरी के तौर पर बनती जा रही है. I'm sure that by the time you pass out of your degree, you will hear few more terminologies as a specialized field, and it always happens. ये हमेशा होता है. जब हम डिग्री स्टार्ट करते हैं चीज़ें कुछ होती हैं. By the time we pass out of our institute, तो हमें पता चलता है कि अब तो मार्केट में ये एक नई चीज़ आ गई है. So we always have to keep ourselves updated with the latest terminologies or latest specializations. So उसी लिहाज से emergence of HRD, employees need extend beyond the training classrooms, include coaching, group work and the problem solving situations. Need for basic employees development, need for structured career development. ASD changes its name to American Society for Training and Development. हमने ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चीज़ देखी थी कि पहले इसका नाम कुछ और था, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका नाम बन गया. क्यों? क्योंकि वो इमरजेंस, वो एक ज़रूरत उनको फील हुई. वो एक ऐसा ज़माना अब चल रहा है कि जहाँ पे हर चीज़ को वो एक फर्दर स्पेशलाइजेशन के तौर पे देखते हैं. जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीज़ों की एक नई कैटेगरी क्रिएट होती जा रही है. फिर हमने एक्चुअली जो हमने अपने कोर्स का स्टार्ट लिया था वो HRM से HRD की तरफ मूव किया था. मैंने उसमें ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बताई थी कि इफ़ आई स्टार्ट
टेलिंग यू अबाउट HRD। लेट्स सपोज कि आप में से कुछ लोग हो सकता है उन्होंने पहले HR ना पढ़ी हो सकता है कि कुछ लोगों को HR के बारे में आइडिया ना हो सकता है कि उन्होंने पहले HR में काम ना किया हो, उनको थ्योरेटिकल आइडिया हो। सो इन ऑल पर्सपेक्टिव, क्योंकि HRD इज अ सब स्पेशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक फर्दर स्पेशलाइजेशन, इट इज़ नॉट अ वे और आउट ऑफ द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो हमने स्टार्ट बेसिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट से लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स से HRD की तरफ, HRM से HRD की तरफ मूव कैसे होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारी फर्स्ट लेक्चर में हमारी स्लाइड्स थी, उसमें एक स्लाइड ने आपको ये पॉइंट पुट किया था कि द टॉपिक इज़ एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देन व्हाई आर वी स्टडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने उसमें स्पेसिफिकली आपको बताया था, नेक्स्ट उसकी जो स्लाइड थी जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस थे, क्योंकि HRD इज़ अ फर्दर स्पेशलाइजेशन और अनदर कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जब तक आपको उस पॉइंट, जो मिडिल पॉइंट है जिसको आपने स्टडी करना है, उसका आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, या उसका बैक लिंक नहीं पता होगा, या आपको उसका फ्यूचर लिंक नहीं पता होगा, तब तक आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। हमने अपने जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैटेगरी जो हमारी थी, या जो हमारा फोकस था, हमने वो जो स्टार्ट किया था, तो उसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पिक किया था, और फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ आए थे। Human resource management encompasses many functions. Human resource development is just one of the functions within HRM. Primary functions of HRM: human resource planning, equal employment opportunities, staffing, recruitment and selection, compensation and benefits, employees and labor relations, health, safety and security, and human resource development. यहाँ से आपको, और यही स्लाइड उस वक्त भी ऐड की थी हमने अपने लेक्चर में, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरी फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पता होगा या पता करना है रादर, तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग की बेस पे, फिर रिमेंबर वो हमारा सक्सेशन प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP वाला जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमने इस चीज़ को थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया था। वो सारी स्लाइड्स जो थी उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, और वो इसीलिए मैंने ऐड किए थे, सो दैट कि आप उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, आप उनको समझ सकें कि ये पॉइंट यहाँ पे किस वजह से ऐड किए। जब तक कि आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है। उसी तरह इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट इज़ ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल्दो इट इज़ पार्ट ऑफ और फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी ये पॉइंट आता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने कैसे क्रिएट करनी है। स्टाफिंग, यू रिमेंबर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये हमने पूरा प्रोसेस देखा था इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने HRM के लिहाज से नहीं, लेकिन हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से इस टॉपिक को स्टडी किया था। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, ये ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो रिटेंशन का पॉइंट था, वहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी डिस्कस किया गया था। एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन, हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वेलनेस और वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट वहाँ पे जाके HRD को लिंक करता है। Secondary HRM functions: organization and job design, performance management, performance appraisal system, research and information system. अगर आपको याद हो तो ये जॉब डिज़ाइन का जो पॉइंट था, आप जॉब डिज़ाइन किस बेस पे करते हैं? क्या वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को सेट असाइड करके आप सिर्फ जॉब डिज़ाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्या आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है, एवेल्यूएशन सिस्टम जो है, असेसमेंट सिस्टम जो है, ये HRM के फंक्शंस यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शंस के तौर पे देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे इस वक्त लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फर्दर पॉइंट हैं, या ये HRM से उठ के इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के या HRD का अपने आप को इन्होंने एक सब कैटेगरी के तौर पे बना दी है। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी ट्रू एंड वेरी लॉजिकल। रिसर्च का पॉइंट मैंने अगर आपको याद हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मेजर फंक्शंस थे, उन कोर फंक्शंस में एक रिसर्चर का पॉइंट था, जिसको हमने ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में इस पॉइंट को काफ़ी स्टडी किया कि रिसर्चर होना क्यों ज़रूरी है। या हमने जब असेसमेंट का पॉइंट कर रहे थे, जहाँ पे वो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर अपने डेवलप करते हैं, या वो इंटरव्यू आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिज़ाइन करते हैं,
वहाँ पे ये रिसर्चर का पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड था। आप जितने अच्छे रिसर्चर होंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट या उतना ही ऑथेंटिकेटेड आपका रिजल्ट होगा, डेटा ड्रिवन रिजल्ट, इंफॉर्मेशन बेस्ड रिजल्ट होगा आपका। फिर हमने HRD के फंक्शंस को स्टडी करना शुरू किया। From passing on to from going through this HRM and passing on ourselves to HRD functions, हम फिर HRD की तरफ हमने मूव किया। HRD में हमने देखा कि उसके फंक्शंस या कोर फंक्शंस क्या क्या हैं। Number 1 is training and development, T&D, और then organizational development and then career development। ये इसके HRD के मेजर फंक्शंस हैं। Then HRD ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? ट्रेनिंग इज इम्प्रूविंग द नॉलेज, skills and attitudes of employee for the short term particular to a specific job or task. Example, employee orientation, skills and technical training, coaching and counseling. जो T&D का एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मेजर फंक्शंस हैं, उसमें जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है, इसको बहुत ज़्यादा हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया। अगर आपको याद हो, इसमें हमने लर्निंग का पॉइंट देखा, हमने बिहेवियर का पॉइंट देखा, हमने ह्यूमन साइकोलॉजी को उसके पॉइंट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो था ट्रेनिंग का डिज़ाइन, उसके स्टेप्स को हमने, सिस्टमेटिक अप्रोच को हमने फॉलो किया, फ्रेमवर्क्स को हमने स्टडी किया, मॉडल्स हमने देखे। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, अगर आप देखें तो ये इम्प्रूविंग द नॉलेज, आपका जो नॉलेज है उसके इम्प्रूवमेंट, आपके स्किल्स एंड एटीट्यूड दैट इज योर बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय फॉर द शॉर्ट टर्म पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक जॉब और टास्क। यहाँ पे हमने एक डिस्कशन क्रिएट कर दी थी और वो आपकी लर्निंग के लिए थी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, हम इसको लॉन्ग टर्म क्यों नहीं यहाँ पे देखते, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी तो हम यहाँ पे कह सकते थे। तो उस पॉइंट को हमने काफ़ी लॉजिकली डिस्कस किया था एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि ये शॉर्ट टाइम आपके उस स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। वो शॉर्ट टाइम आपका कोई 1 ईयर का टाइम हो सकता है, उस जॉब का रेलेवेंट हो सकता है। उसके बाद आपके उस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू आपको एक नेक्स्ट फेज पे चेंज का एस्पेक्ट, हमने वो उसको स्टडी किया था कि चेंज चाहिए होती है आपको। चेंज आपके रोल में चेंज होता है, आपके डिस्क्रिप्शन में चेंज होता है, जेडी में चेंज होता है, आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो मूवमेंट होती है, उस चेंज को देखते हुए उन्होंने शॉर्ट टर्म का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, हमने इस टॉपिक को काफ़ी इन डेप्थ स्टडी किया था कि एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्यों ज़रूरी होती है, कितना उसको आपने सेटिस्फाई करना है, कितना उसको कंफर्ट लेवल देना, सो दैट कि वो जो उसके टाइम है जहाँ से उसने वे ही और शी कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम रिजल्ट्स, वो जो टाइम है जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर देखा जाए या ROI के टर्म में उसको देखा जाए तो वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। स्किल्स एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल्स में हमने डिस्कस किया था कि स्किल्स आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है, इफ़ यू रिमेंबर और लास्ट फ्यू लेक्चर्स के जिसमें हमने देखा था कि सॉफ्ट स्किल्स कितने या आपके जो कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं उन कॉम्पिटेंसीज़ में आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कितनी है और आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी या मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज़ कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर द पॉइंट के वो 11 पॉइंट्स थे जो आपके मैनेजरियल या बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ थी और फंक्शनल पॉइंट्स जो थे वो आपके 3 और 4 एट मैक्स इतने जाते थे। सो वो जो आपके स्किल्स हैं, वो स्किल्स और आपके टेक्निकल स्किल्स, ये दोनों स्किल्स जो हैं इनकी आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है। एम्प्लॉयज़ आपके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। मैंने सारे लेक्चर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये एग्जाम्पल में पुट करता रहूँ, क्योंकि जितना आप अपनी पर्सनल लाइफ से या इजीली आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे या आप उनको एसोसिएट करेंगे, हमने ये एसोसिएशन का पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था क्योंकि लर्निंग हमने करनी थी और इसी लर्निंग के थ्रू हमने चीज़ों को एसोसिएट किया था अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, बच्चों से, पेरेंट्स से। क्योंकि हम जितना अच्छे घर में एक मैनेजर का रोल अदा करेंगे उतना ही अच्छा रोल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोफेशनल के तौर पे हम उसका रोल प्ले कर सकते हैं। कोचिंग एंड काउंसलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आपने लोगों को कोच कैसे करना होता है, उनको आपने कैसे काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करनी होती है।
यहाँ पे मैं कई बार चीज़ कहता था कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, या आपको ट्रेड्स, ह्यूमन ट्रेड्स का, मोटिवेशन का, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का, उसको स्टडी करने का पैटर्न, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी से लेकर साइकेट्री तक ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम्स कौन से होते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, कौन कौन सी डिजीज़ आजकल चल रही हैं, ये इमर्ज हो रही हैं बिकॉज ऑफ और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वो उसकी वजह से आपको जब तक कि वो कुछ सिंड्रोम्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, उन फैक्टर्स का, उन ट्रेड्स का नहीं पता होगा, आप कभी भी उस बेस पर उनको प्रॉपर काउंसलिंग या कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। Training and development continuing. Development is preparing for future responsibilities while increasing the capacity to perform at a current job. आपने करंट को और फ्यूचर दोनों पर्सपेक्टिव को आपने अपने जहन में रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने आज के काम को फ्यूचर के लिहाज से लिंक करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर डेवलपमेंट बोथ वे। Then we spoke about the organizational development. Organizations को भी develop करना होता है. This is also a function of HRD. The process of improving an organization's effectiveness and members' well-being through the application of behavioral science concepts. Focus on both macro and micro level. HRD plays the role of a change agent. हमने ये पॉइंट काफ़ी डेफिनेट डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट HRD का एक और फंक्शन है, लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और कैरियर मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स हैं HRD के। आपने ना सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्स जो आपके वर्क फोर्स है आपने उसको डेवलप करना है, बल्कि आपने इसके साथ साथ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने डेवलप करना है और उसकी इफेक्टिवनेस आपने क्रिएट करनी है कि हाउ इफेक्टिव दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इज, एंड बाय डेवलपिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आपने उसके जो मेंबर्स हैं उनकी वेलबींग का भी ख्याल रखना है। सेम लाइक अ फादर रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और फादर रोल विद इन अ होम, कि वालिद का जैसे काम होता है कि बच्चों की तरबियत भी, या वालदा का जैसे काम होता है बच्चों की तरबियत भी, लेकिन उनके वेलबींग का ख्याल भी, और उसके साथ साथ अपने घर का एक माहौल क्रिएट करना, एक घर का इमेज क्रिएट करना विद इन दैट कम्युनिटी, के लोगों को पता हो कि हाँ दैट होम इज़ एक्चुअली अ गुड वन, कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो एक इफेक्टिव फैमिली है, वो एक वेल बीइंग फैमिली है, वो कम्युनिटी में सपोर्ट भी करते हैं, लोगों को हेल्प आउट भी करते हैं, एथिकल भी हैं। सो ये इफेक्टिवनेस का पॉइंट अगर हम एथिकल के पॉइंट के साथ लिंक करें, मैंने आपको बताया था, तो वो भी एक बहुत लॉजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। इसमें एक और जो पॉइंट था, दैट इज चेंज एजेंट। चेंज इज़ नेवर ईजी, वी ऑल नो दैट। हमें ये चीज़, हमने अपनी ज़िंदगियों से लेके अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट तक हमने ये चीज़ देखी, चेंज इज़ नेवर ईजी। चेंज एडेप्टेशन एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, लेकिन HRD का जो काम है वो उस चेंज को मैनेज करना, वो उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल्सो फॉर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी में जब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो दोनों लिहाज से देखा जाता है HRD का रोल। HRD जो पर्सनल्स होते हैं उनका खाली फोकस ये नहीं होता कि वहाँ पे चंद एक ग्रुप या चंद एक डिपार्टमेंट्स या चंद एक जो रिसोर्सेज हैं उनको उन्होंने ट्रेनिंग करना, बल्कि स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टिल बॉटम जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हेल्प आउट करना, उन रिसोर्सेज को डेवलप करना, ये HRD का काम है। लेकिन उसके साथ साथ फोकस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे भी होता है। मींस कि आपका मैक्रो लेवल जो है, बर्ड आई व्यू या अम्ब्रेला व्यू, और उसके बाद उसके नीचे जो फर्दर कैटेगरीज या डिविजन्स बन जाते हैं उन सबको माइक्रो लेवल पे भी समटाइम इवन फोकसिंग ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल कि जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस तक को डेवलप करना HRD का काम होता है। Then the career development, ongoing process by which individuals progress through series of changes until they achieve their personal level of maximum achievement. Career planning and career management. अगर आपको याद हो तो हमने ये कैरियर डेवलपमेंट का जो टॉपिक था इसको हमने डिवाइड कर दिया था। कैरियर पाथ क्या होता है, कैरियर गोल्स क्या होते हैं, कैरियर प्लानिंग क्या होती है, एंड देन कैरियर मैनेजमेंट क्या होती है। एक एक पॉइंट को हमने डिवाइड करके उसको स्टडी किया था एज अ सिंगल एंटिटी। मैं तमाम लेक्चर्स में आपको मोस्टली एक चीज़ बोलता था,
और अभी भी कहता हूं कि आपने अगर किसी चीज़ को समझना है, आपने अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बिल्ड करना है, या जिसे कहते हैं टू रन दैट कॉन्सेप्ट इन योर ब्लड स्ट्रीम, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करके उसको एज अ सिंगल एंटिटी के तौर पे देखें। उस सिंगल एंटिटी में अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता हैं तो फिर आप उसका कॉम्बिनेशन बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दैट कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी अ गुड सक्सेस। कैरियर डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बाय बर्थ ये शुरू हो जाता है। पहले हमारे लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर प्लान करते हैं, या कैरियर पाथ या कैरियर गोल्स वो सेट करते हैं। उसके बाद फिर जब हम बड़े होते हैं हम अपने लिए खुद करते हैं। वी टेक काउंसलिंग, वी टेक डिफरेंट एडवाइसेस फ्रॉम पीपल। उसके बाद हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं, मार्केट का फ्लो देखते हैं, डिमांड देखते हैं, सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेशक हमें शायद ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे हमें लॉजिकली ना पता हो कि ये डिमांड और सप्लाई भी कोई चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर, कुदरत ने इंसान को ये सारी चीज़ें शुरू से ही बताई है कि वो उसकी डिमांड क्या है। भूख लगी है तो उसने वो सप्लाई को चेक करना है, मीन्स का कहाँ से पानी मिल रहा है, कहाँ से खाना मिल रहा है। सो ये हमारे डिमांड और सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है शुरू से हमारे जहन में, उसी की बेस पे हमने अपने मुख्तलिफ कैरियर गोल सेट किए, कैरियर पाथ सेट किए। यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे होंगे, लाइक अ फादर और लाइक अ मदर और लाइक अ पेरेंट्स, कि उनके लिए आपने सेट करना है कि उनका कैरियर पाथ क्या है, क्योंकि ये चीज़ एम्प्लॉय रिटेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एम्प्लॉय को ये नहीं पता होगा कि आफ्टर 1 ईयर इफ़ यू आस्क दैट पर्सन के वेयर डू यू सी योरसेल्फ विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर्स, अगर वो उसका प्रॉपर आपको जवाब नहीं दे सकता तो either there's a fault between you and the employee or within that organization, कुछ ना कुछ मसला है। So ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा एक आंसर दे देता है, और थिंक ऑन, ठीक है, कि जिस पे आप सोच सकते हैं, और उसके बाद आप उसके लिए कोई एक कैरियर पाथ डिज़ाइन करें, उसके लिए कैरियर गोल सेट करें, और वो पूरी एक कैरियर प्लानिंग अपने एम्प्लॉयज़ को आप प्रोवाइड करें। ये कैरियर प्लानिंग जो है ये आपको परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प करेगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। और उसी में हमने वो कॉम्पिटेंसी मैपिंग, अगर आपको इन दी एंड याद हो, तो वो एक उसी कैरियर पाथ का एक वो सब पाथ बन जाता है जिसके थ्रू आप उस कैरियर के ऊपर वो उस एम्प्लॉय को मूव करते हैं। लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप इस पॉइंट को समझ नहीं सकेंगे, तब तक आप कभी भी किसी के लिए भी ना तो आप कैरियर पाथ डिज़ाइन कर सकेंगे, ना ही प्लानिंग कर सकेंगे, ना ही आप उसकी एवेल्यूएशन कर सकेंगे, ना ही असेसमेंट। ये सारी चीज़ें लिंक करती है लर्निंग को, लर्निंग का पॉइंट। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आपको पॉइंट्स पुट किए थे, इसके लॉजिकल फ्रेमवर्क, उसके स्टेप्स, उसके बिहेवियरल पॉइंट्स, उसके साइकोलॉजी, उसके डिवीजन, ये सारे पॉइंट्स हमने लर्निंग में स्टडी किए थे। द न्यू लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील उस वक्त भी ये था, और बीच में अगर आप देखें दैट इज़ बिजनेस स्ट्रैटेजी सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी, कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है और वो टेक्नोलॉजी बीच में सपोर्ट उसको कैसे करती है। ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन्स इन द आउटर सर्कल आप उसमें देख सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन्स एंड वर्क प्लेस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस डिसिप्लिन। ये 3 आउटर सर्कल में एरियाज थे। उस वक्त हमने उसको इनसाइड आउट स्टडी किया था। अब क्योंकि हम उसको स्टडी कर चुके हैं तो मैं आपको आउटसाइड इन पाथ में इसको लेके चलूंगा कि ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन्स जो हैं उसमें हमने कैटेगरीज रखी थी, सिलेक्शन, स्टाफिंग एंड जॉब डिज़ाइन, देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। उसके बाद जो इनर सर्कल में सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी, और जो मेजर सर्कल है या कोर सर्कल है दैट इज़ बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, और उसको देखते हुए एचआरडी ने फ्यूचर के जो जॉब्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स जो हो सकते हैं, या आपके जो फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट है, by inlining that requirement with your organizational strategic plan, yes, business strategic goals, तो उसको देखते हुए आप इन तीनों एरियाज को सबसे पहले स्टडी करेंगे या लर्न करेंगे। आपने अगर किसी भी किस्म का कोई आपने लर्निंग प्रोग्राम क्रिएट करना है, कोई भी आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पॉइंट क्रिएट कराना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग बिजनेस परफॉर्मेंस, आप अगर इसके साथ साथ अगर चलें अदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, लीगल, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन।
ये आपके बिजनेस के वो एरियाज हैं कि जहाँ पे आपके मेजरली ह्यूमन रिसोर्सेज आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे अपना लो स्टाफ का यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आएगा कि जनटोरियल स्टाफ या इलेक्ट्रीशियन का कोई काम है, वो सारे इनके फर्दर सब डिविजन्स में आपके कुछ रिसोर्सेज बन जाते हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी या उनकी कमिटमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज एवरीवन इज़ अ हेल्पिंग हैंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक कि वो आपके सारे हाथ मिल के किसी चीज़ को पुश नहीं करेंगे वो चीज़ कभी भी आगे नहीं चलेगी। जितने ज़्यादा आपके हाथ होंगे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को पुश करना आसान हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका वर्किंग कंडीशन में उस चीज़ का आना बहुत आसान हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एरिया है, कस्टमर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, लीगल, ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो डिसिप्लिन्स हैं कि जो अगेन लीड कर रहे हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वर्क प्लेस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस डिसिप्लिन, ये वो एरियाज हैं। आप अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो ऑलमोस्ट हाफ जो व्हील है वो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन है और अदर ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन, लेकिन मेजर एरिया जो कवर किया हुआ इस व्हील का वो वर्क प्लेस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस डिसिप्लिन है, जो कि लीड कर रहा है आपके सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी थ्रू टू बिजनेस स्ट्रेटजीज। इसमें आप देखें सेल्स, डिलीवरिंग ट्रेनिंग, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग, कोचिंग, कैरियर प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट, facilitating organizational change, improving human performance, managing organizational knowledge, managing in the learning function and measuring and evaluation. ये वो सारी चीज़ें हैं या ये वो सारे डिसिप्लिन्स हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन्स, अदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। या इसके अगर हम इसको एक और व्यू पॉइंट में देखें तो ये वो सारे डिसिप्लिन्स हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर या मेन बिजनेस स्ट्रेटजी है उस बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसको पुश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये एरिया आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रस्ट मी, आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके ये बाकी डिसिप्लिन्स होंगे। अगर हम ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन को फॉर अ सेकंड साइड पे कर दें और यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट समझ लें या इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, हाइपोथेटिकली लेट्स थिंक फॉर अ सेकंड कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे व्हील में यही एक पॉइंट है। ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन को हम लोग थोड़ा सा अभी भूल जाते हैं या उसको निकाल देते हैं। सिर्फ इस व्हील में एक आपके वर्क प्लेस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस डिसिप्लिन का एरिया है और दूसरा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन का एरिया है। सो ये जितने आपके वर्क प्लेस लर्निंग के जो डिसिप्लिन हैं ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं आपके अदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन हैं बेसिकली ये इस एरिया के बगैर नहीं चल सकते। जितना स्ट्रॉन्ग ये एरिया होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ये अदर डिसिप्लिन्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ये होंगे। जितना वीक वो एरिया होगा उतना ही पुअर परफॉर्मेंस है, उतना ही पुअर आपका ये डिसिप्लिन होगा। सो अब आपको इस व्हील से या इस लर्निंग व्हील से आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए, हो चुकी होगी अब तक आई एम श्योर, कि जितना एम्फेसिस आप इस पे देंगे, जितना एम्फेसिस आप इस एरिया को देंगे उतना ही बेहतर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। जितना वीक आपका ये एरिया होगा उतना ही वीक आपका अदर डिसिप्लिन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे। और ये कोर है फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज काम नहीं कर सकती। इवन जितनी मर्जी में हाईटेक हो जाए, जितने मर्जी में रोबोटिक आर्म्स उन्होंने यूज़ किए हों, कन्वेयर बेल्ट्स, एक्सकेवेटर्स, जितनी मशीनरी यूज़ कर रहे हों, लेकिन उन मशीनरीज को एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वही चला रहे होते हैं, वही उनको कमांड्स दे रहे होते हैं, वही उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। और उसका जो प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या उसका जो एंड रिजल्ट निकलता है उसको जज करना, उसको क्वालिटी चेक करना, हर चीज़ परफॉर्मेंस के एवरी सिंगल एस्पेक्ट वो ह्यूमन रिसोर्स ही कर रहा होता है। सो कोई भी रोबोटिक आर्म, कोई भी मशीनरी उस वक्त तक फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक कि वो एरिया आपका स्ट्रेंथन ना हो जाए। नेक्स्ट इज, हमने इसमें देखा कि सुपरवाइजर्स रोल इन HRD, that is implements HRD program and procedures, on the job training, OJTs, coaching, mentoring and counseling, career and employee development of frontline participants in the HRD. मैं लास्ट पॉइंट से मैं इस चीज़ को पिक करूँगा, दैट इज़ कि आपका जो सुपरवाइज़र रोल है
ये आपका फ्रंट लाइन होता है। फ्रंट लाइन डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपके ये सुपरवाइजर्स हैं। सुपरवाइजर क्या सिर्फ एचआरडी के होते? नो, सुपरवाइजर्स आपके हर डिपार्टमेंट के होते हैं। आपके लाइन मैनेजर्स दे आल्सो बिकम योर सुपरवाइजर्स। वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका काम आसान होगा, उतना ही आपका जो रोल है, जो आपका फंक्शन है, आप उसको प्रॉपर्ली चला सकेंगे। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकेंड कि आप जो हैं काम कर रहे हैं किसी 5000 एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आप उस 5000 एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में एक एक बंदे को बाय हार्ट जानते होंगे, या उस एक एक बंदे की रिक्वायरमेंट, काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एक बंदे की आपके फिंगर टिप्स पर होगी? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप वो सारा कुछ खुद नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट। तो फिर उसका बेस्ट ऑप्शन वे क्या है? आप कैसे उस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से? उसका बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप अपने हेल्पिंग हैंड्स क्रिएट करें। जितने आपके वेल मैनर्ड या वेल डेवलप्ड आपके सुपरवाइजर्स होंगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। आपने उनको इस तरीके से ट्रेन करना कि दे बिकम योर आइज एंड ईयर्स फॉर यू। कैरियर एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सुपरवाइजर रोल एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आपने पॉलिसी क्रिएट कर दी, आपने लॉजिक क्रिएट कर दी, आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लॉजिक, आपने उसके स्टेप्स, डिज़ाइन, हर चीज़ कर दी, लेकिन आपका जो आगे सुपरवाइजर्स हैं, जो उनका रोल है, अगर वो उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपके किसी भी किस्म का कैरियर एम्प्लॉय डेवलपमेंट का जो पॉइंट है वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, सुपरवाइजर एज अ कोचर, supervisor as a mentoring, supervisor as a counsel, ये सुपरवाइज़र, कोचर, सुपरवाइज़र, मेंटोर, सुपरवाइज़र, काउंसलर, ये आपके मुख्तलिफ रोल्स हैं। अगेन किसी एम्प्लॉई को हु सिटिंग 1000 माइल्स अवे फ्रॉम द हेड ऑफिस, उसको वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या वो वहाँ से उठ के वो एचआरडी डिपार्टमेंट के पास आएगा या वहाँ पे उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट, नेवर बाईपास द लाइन। सो वो उसके लिए क्या चीज़ वो करेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो उसका सुपरवाइज़र है वो सुपरवाइज़र इस तरीके से आपने ट्रेन किया हो या उसको इस तरीके से आपने डेवलप किया हो कि वो फंक्शन आपका जो आप हेड ऑफिस में बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शन आपके लिए वहाँ पे आपका सुपरवाइज़र परफॉर्म कर रहा हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT, इसको हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया था कि ऑन जॉब ट्रेनिंग आपने किस तरह प्रोवाइड करनी है। सुपरवाइज़र आपका जो है वो ट्रेनर के तौर पे कैसे काम करेगा। और फिर इन दी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इम्प्लीमेंट्स HRD प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। ये सारी जो भी मैंने डिस्कशन क्रिएट की, इस डिस्कशन का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपको ये समझ आ सके कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपका ईयर्स एंड आइज़ के तौर पे काम कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली और ही और शी इज़ एक्चुअली वर्किंग एज एन हेल्पिंग हैंड फॉर द HRD डिपार्टमेंट, और वही सारे प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करेगा अपने अपने एरिया, अपनी अपनी टीम पे। Organization structure of HRD department depends on company size, industry and maturity. No single structure used, depends in large part on how well the HRD manager becomes an institutional part of the company. That is a revenue contributor, not just a revenue user. यहाँ पे हमने impact factor की बात की थी, हमने ROI की बात की थी, हमने cost benefit analysis, अगर आपको याद हो, हमने उस लेक्चर में इस एरिया को स्टडी किया था कि एज ए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका जो ROI है या आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो किस तरह का होना चाहिए। हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस योर सीनियर मैनेजमेंट कि वो आपको सपोर्ट करें। यूजुअली हमारे मुल्क में या यूजुअली इन सर्टन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन HRD डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, जिसका काम है कुछ ट्रेनिंग्स दे देना, उसके बजट बस उसके लिए रख लेना, उसका कुछ रिजल्ट जनरेट कर देना, दैट्स ऑल के वो इन दी एंड ये चीज़ होती है। लेकिन आपने by learning these different strategies, by learning the ROI factor, by learning the cost benefit analysis aspect of HRD, आपने ये देखना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस इम्पैक्ट के अगेंस्ट आपकी नंबरिंग क्या है, उस इम्पैक्ट के अगेंस्ट आप किस किस्म का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि आप रेवेन्यू यूज़ कर रहे हैं, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को कितने % प्रॉफिट दिया बाय डेवलपिंग योर एम्प्लॉयज़, बाय डेवलपिंग द रिसोर्सेज, आपने कितना ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को आपने सेव किया बाय रनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, बाय काउंसलिंग, मेंटरिंग और इवन द कोचिंग एस्पेक्ट ऑफ HRD।
Sample HRD jobs and roles: executive managers, HRD strategic advisor, HRD HR system design and developer, organizational change agent, organization design consultant, learning program specialist. ये मुख्तलिफ जॉब्स और रोल्स हैं जो आप अपने लिए फ्यूचर में देख सकते हैं, या इनमें से आप अपना कोई एक एरिया सेलेक्ट करके उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. Instructor and facilitator, individual development and career counselors, performance consultants, that is coach, and researchers. Very important point. फिर हमने देखा था कि HR मैनेजर का रोल क्या होता है. Integrates HRD with organization goals and strategies. Promotes HRD as a profit enhancer. Tailor HRD to corporate needs and budgets. Institutionalize performance and enhancements. Now comes the part of HR strategic advisor role. The point is कि हम ये सारे रोल क्यों पढ़ रहे हैं, या इस वक्त आपको in this summary मैं आपको रोल्स के बारे में दोबारा क्यों बता रहा हूँ. रीज़न इज़ कि आपने जितना कुछ अभी इन 31 लेक्चर्स में आपने अभी तक स्टडी किया है, HRD के फोकस को आपने देखा है, HRD के आपने पावर को देखा है, मैं इसको इस तरह कहूँगा, HRD का आपने फ्यूचर देख लिया होगा, या आपको उसका थोड़ा सा परसेप्टिव आप इसके बारे में हो चुके होंगे. तो उसमें आप अब ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप अपने आप को किस रोल में देखते हैं, आप अपने आप को किस एरिया में देखना चाहते हैं. सो वो सारा नॉलेज जो आपको डिलीवर किया गया, स्किल्स आपके इम्प्रूव करने की कोशिश की गई लर्निंग के थ्रू या इन सारे लेक्चर्स के थ्रू, अब आप अगर इन सारे रोल्स को देखेंगे तो फिर शायद आप अपने आप को फ्यूचर में एक अच्छे कैरियर के तौर पे आप अपने आप को देख सकेंगे. दैट इज HR स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रोल क्या है. कंसल्ट्स विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, help to articulate goals and strategies, develop HR plans, develop strategic planning, education and training programs. जो HR strategic advisor होता है, ये एक ऐसा रोल है कि जो आपको बेसिकली टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के साथ लिंक कर रहा होता है. इस रोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से, फ्यूचर डिमांड्स के लिहाज से. आप जब तक कि अपने आप को कॉर्पोरेट थिंकर्स के साथ नहीं इन्वॉल्व करेंगे, आपको कभी भी एक प्लानिंग का आपको वो पोर्शन नहीं पता चलेगा. जब तक कि आपको प्लानिंग का पोर्शन नहीं पता चलेगा, आपको कभी भी फ्यूचर डिमांड का नहीं पता चलेगा. फ्यूचर डिमांड का नहीं पता चलेगा तो आप कभी भी उस लिहाज से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिज़ाइन नहीं कर सकते, या अपने जो स्किल सेट है आप उसको उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकते जो विद इन 1 to 3 ईयर इस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर होगा. हो सकता है अचानक से उनके वो नीड्स डेवलप हो जाएं, उनका बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा हो, और उनको आफ्टर 3 इयर्स के बजाय उनको विद इन 1 ईयर उन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, तो फिर वो मार्केट में उन रिसोर्सेज को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनको अकोमोडेट करना, उनको रिटेन करना, वो सारे प्रोसेस से गुजरना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी हैसल होती है. और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि वो इस हैसल से कम गुजरें. अपने इन हाउस वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह डेवलप करें कि उनको बाहर की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी उनकी कम हो. और ये जो रोल है एडवाइज़र का रोल जो है, स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र रोल, इसका मेजर काम ही ये है कि वो जो आउटसाइड डिपेंडेंसी है उसको कम करे, इन हाउस स्किल सेट को ज़्यादा डेवलप करे जो कि उस फ्यूचर नीड को मीट कर सके. HR system design and developer. How can you see yourself in this role? Let's see. Assist HR manager in the design and development of the HR system. HR system को हमने भी स्टडी किया था, मॉडल्स को स्टडी किया था, फ्रेमवर्क हमने स्टडी किया था कि HR सिस्टम जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है. जो HR सिस्टम होता है वो कैसे अपनी ब्रांचेस, हर डिपार्टमेंट में उसने अपनी ब्रांचेस डाली होती हैं और उसका एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस होता है. उस इन्फ्लुएंस के बगैर हम फिर उसी व्हील के ऊपर वापस जाएंगे कि उस इन्फ्लुएंस के बगैर वो जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है. सो आपने वो HR प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं. डिज़ाइनिंग के हमने स्टेप्स से कहते हैं, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. उन स्लाइड्स को या उन स्टेप्स को या उस लेक्चर को आप थोड़ा सा दोबारा जाके देखें, फिर आपको अपने इस रोल के मुताबिक या इस एरिया के मुताबिक आपको अपनी नीड का ज़्यादा एहसास होगा. डेवलप इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, आपने कैसे इंटरवीन करना है इन लर्निंग प्रोसेस. प्लान HR इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, और वो जो HR के जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट है, HR के जो प्लान्स हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि डिज़ाइन तो कर लिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है.
समटाइम आई हैव सीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे HR डिपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त किस्म के फुल प्रूफ किस्म के प्लान्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तो उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो वो ये जो HR सिस्टम डिज़ाइनर होता है, डेवलपर होता है, इसने उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जितना स्मूथली डिज़ाइन करेगा, जितना स्मूथली उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो सकता है वो लेसन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट का रोल, डेवलप मोर एफिशिएंट वर्क टीम, इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एंड डेवलप चेंज रिपोर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट एक तो हो गया आपके डिपार्टमेंटल लेवल, आपके जो वर्क फोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसका लेवल हो गया, लेकिन फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या OD का जो था पॉइंट था, वो पॉइंट फिर कौन फुलफिल करेगा? क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपका HR मैनेजर वही सारे काम करेगा? नो, ऑब्वियसली जब उसकी फर्दर स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी है, इफ़ यू कैन सी योर सेल्फ इन दैट रोल, दैट इज़ अ वेरी गुड रोल। आजकल इस रोल की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। Organization design consultant designs work system, develop effective alternative work designs, implement change system। मैं यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करने लगा हूँ, सिस्टम री-इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा एरिया है कि जो इस वक्त मार्केट में या इंडस्ट्री में या दुनिया में जिसका एक काफ़ी बूम आप कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एक स्पेसिफिक पैटर्न में काम कर रही होती हैं क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम में वो डेवलप हुई होती हैं, ये इरेक्ट हुई होती हैं। लेट्स से कि ये ऑर्गेनाइजेशन XYZ इसने अपना जो काम स्टार्ट किया, किक ऑफ जो किया उसने मार्केट में अपने आप को, वो इन 1970s किया या इवन 80s किया, लेट्स से मिड 90s में उसने कर लिया। सो एंड सो इवन इन मिड 20s या मिड 2000 उसने अपने आप को डेवलप या स्टार्ट किया। उससे उस वक्त उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न था जिस पे उसने काम स्टार्ट किया। उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करते हुए, उस वक्त के जो प्रोसेसेस थे जो डिफाइंड थे उसको यूज़ करते, उस वक्त के जो ISO स्टैंडर्ड्स थे उनको यूज़ करते, इस तरह मुख्तलिफ उसने अपने पैटर्न्स को यूज़ करते हुए अपने आप को डेवलप किया, या उसने वो सारा एक पाथ कवर किया। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कंसल्टेंट्स होते हैं, री इंजीनियरिंग जो कर रहे होते हैं, वो उन स्पेसिफिक प्रोसेसेस की जो री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि उन कामों को जो एक पैटर्न में पुराने ज़माने से जो चले आ रहे हैं उनको चेंज करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कटिंग करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करना, उनके प्रोसेसेस को इतना रिफाइन कर देना कि जो गलती के चांसेस हैं वो कम से कम हो। 6 सिग्मा की एक एग्जांपल हमने देखी थी। सो ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कंसल्टेंट्स जो हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हॉट थिंग इन द मार्केट। Learning program specialist identifies needs of learners, develops and design learning programs, prepare learning material and learning aids, develop program objectives, lesson plans and strategies। लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? हमने ये देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, वो लर्निंग प्रोग्राम या लर्निंग वाला जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था कि लर्निंग कैसे होती है। वो एसोसिएशन वाला पॉइंट और वो लिंकिंग वाला जो पॉइंट होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी को हमने थोड़ा सा स्टडी किया था, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है। कॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग, नॉट मशीन्स। मशीन्स की कोई साइकोलॉजी नहीं होती है। ऑल्दो वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स, स्टिल उनकी साइकोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल होती है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ अ डाइवर्स एंड वास्ट एरिया। वो उस तरह नहीं होती है जिस तरह हम उसको यूजुअली समझते हैं। हर किसी की अपनी साइकोलॉजी है। सो लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जो होते हैं, they are very specific to certain areas, they are very specific to certain groups, they are very specific to certain specialization। आप अगर इसमें लेट्स सी कि आजकल मार्केट में किन एरियाज़ का बूम चल रहा है, किन एरियाज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस इंडस्ट्री में किस तरह के लोगों की डिमांड ज़्यादा है, अगर उस डिमांड को देखते हुए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए आप यहाँ पे अपने आप को एज ए लर्निंग स्पेशलिस्ट के तौर पे अपने स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टिल दैट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वाई? क्योंकि आपने वो स्पेशलाइज्ड मटेरियल क्रिएट करना है। आपने ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, टेस्टेड मॉडल्स, टेस्टेड क्वेश्चनियर्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपने लिए एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि जिसका जो रिज़ल्ट है वो ना सिर्फ टेस्टेड हो बल्कि वो हाई इम्पैक्ट रिज़ल्ट हो।
सो ट्रस्ट मी, जब ये सारे नॉलेज आपने जो हमने पीछे अभी सारा स्टडी की है, उन सारे नॉलेज को यूज़ करते हुए आप अगर इस एरिया का फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में अभी। इंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर presents learning material, leads and facilitates structured learning experiences, select appropriate instructional design methods and techniques, deliver instruction. इंस्ट्रक्टर हमें आजकल ये जो कंसल्टेंसी का जो पॉइंट है, मैं उसको इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेटर का पॉइंट देता हूँ। वो अपने एरिया, अपने नॉलेज डोमेन में वो एक एक्सपर्ट होता है और उसका काम है कि वो इस तरीके का मटेरियल डेवलप करे कि वो जो भी उसकी ऑडियंस है या वो जो वर्कफोर्स है वो उस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सके और उसका फिर हाई इम्पैक्ट भी क्रिएट हो जो कि विजिबल हो फॉर मार्केट, आइदर इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल मार्केट, बोथ वे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलर्स assist individuals in career planning, develops individual assessments, facilitates career workshop, provides career guidance. आजकल हम लोग को ये जो पॉइंट है कैरियर काउंसलर का, ये हमें अपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होता है। हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को देख रहे होते हैं कि जो कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये काउंसलर्स मौजूद होते हैं। सो ये एक ऐसा रोल है कि जो आप मार्केट में देख भी रहे हैं और आप इसको अगर थोड़ा सा समझें इन अ पैटर्न के जो हमने पीछे सारा स्टडी किया है, तो ये आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज डेवलप करने में जो शायद मार्केट में अभी अवेलेबल ना हो, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फोर्सिंग कैपेबिलिटी या वो परसेप्टिव कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो फिर आप वो कैरियर पाथ मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन कर सकते हैं। Performance consultants advises line management on appropriate interventions to improve individual and group performance. हमने ये line management की development, हमने appropriate interventions और इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, जब हम एवेल्यूएशन का पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वो जो लेक्चर था उसमें हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। प्रोवाइड्स इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, डेवलप एंड प्रोवाइड कोचिंग डिज़ाइंस, इम्प्लीमेंट कोचिंग एक्टिविटीज़। और कोचिंग जो है ये एक बहुत हाई इन डिमांड एरिया है आजकल और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपको मैं इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज आई सेड बिफोर, कि कॉम्बिनेशन ऑलवेज वर्क्स। सो ये जो कोच होते हैं फॉर क्रिकेट टीम या हॉकी टीम या टेबल टेनिस, कोई भी एरिया हो, आप कोई भी स्पोर्ट उठा लें, कोई भी डोमेन उठा लें, एजुकेशन का हो या रिक्रिएशनल का हो, वहाँ पे कोचेस की बहुत ज़रूरत होती है। और कोचर का काम क्या होता है, हमने देखा था कि कोचिंग की एक पूरे डिज़ाइन स्ट्रैटेजी है, वो एक पूरे प्रॉपर सेट पैटर्न में काम करता है और उसके बाद फिर उसकी जो कोचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमने स्टडी किया था। रिसर्चर assesses HRD practices and programs, determine HRD program and effectiveness, develop requirements for changing HRD program to address current and future problem. ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये हर आपके HRD प्रोफेशनल जितने हैं उन सब में ये एरिया होना चाहिए, उन सबको ये पॉइंट पता होना चाहिए और ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि वो इसके ऊपर प्रॉपरली काम भी कर रहे हो। जितना ज़्यादा फोकस आपका रिसर्च पे होगा उतना ही आपका रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म के आपके प्रोग्राम्स होंगे, उतने ही रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म के आपके जो इफेक्टिवनेस है वो क्रिएट होगी, ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। की रोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट इसलिए ऐड किया है ताकि हम वो जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग वाला हमने पॉइंट ये लेक्चर डिस्कस किया था वो आपको यहाँ पे इसको देख के एक रिफ्रेश आपको मिल सके। डोमेन, टेक्निकल, बिजनेस एंड इंटरपर्सनल roles, evaluator, analyst, instructor, career development facilitator, instructional technologist, program design and developer, management, marketer and communicator। और competencies में आप देखें तो ये सारी competencies ऐसी हैं कि जो आप इसको further इसी के बेस पे आप अपने competency mapping कर सकते हैं। Challenges for HRD: changing workforce demographics, competing in global economy, eliminating the skills gap, need for lifelong learning, need for organizational learning. Changing demographics in the workplace, मैंने ये एग्जांपल उठाई थी क्योंकि हमारे पास इसकी एक पूरी स्टडी मौजूद है तो उसी स्टडी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। By 2020 it is predicted that African Americans will remain at 11%, Hispanics will increase from 9 to 14%। ये सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये एक रिसर्च के बेस पे आपको देने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप समझ सकें कि आगे जो आपका एक डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, आपका जो
वर्कफोर्स चेंज आ रहा है, उसको देखते हुए, इस स्टडी की बेस पे उसको देखते हुए आप किस एरिया में अपनी जो स्किल्स हैं या अपना जो नॉलेज है आप उसको वहाँ पे एनहांस कर सकते हैं. Competing in the global economy, new technologies, need for more skilled and educated workers, cultural sensitivity required, team involvement, problem solving, and better communication skills. Eliminating the skills gap, example in South Carolina, 47% of the entering high school freshmen don't graduate. Best state in Vermont, with 81% graduating. Employee need to taught basic skills, math, reading, applied subjects. Need to improve your schools. Need for lifelong learning. Organizations change, technologies change, product change, processes change, people must change. लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक बेसिक स्किल जिसे हम कहते हैं, ये बेसिक ट्रेट क्या है, दैट इज कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एज आई सेड बिफोर, कि इवन के जो डिग्रीज में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में डिग्री प्रोग्राम में जो लोग इनरोल होते हैं, लेट्स से कि वो दैट इज ऑफ 2 ईयर और 3.5 ईयर, लेट्स से 4 ईयर्स का वो प्रोग्राम है. आज से 4 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट वो मार्केट से वो टेक्नोलॉजी हो सकता है ऑब्सोलीट हो चुकी हो, वो स्टैंडर्ड ऑब्सोलीट हो चुका हो. तो फिर आप क्या करेंगे? जो आपने उस वक्त किताबों में पढ़ा था वो तो डिफरेंट था, जब आप मार्केट में गए तो वो तो पैटर्न चेंज हो गया. तो फिर क्या आप दोबारा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें? नो, दैट इज योर पॉइंट. ये आपके एंड पर है कि आपने अपने आप को उस तरीके से चेंज करना है. पीपल मस्ट चेंज. मैं इस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ कि आप अपने आप को चेंज करोगे, अपनी थिंकिंग पैटर्न चेंज करोगे, वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाला, वो अपने रिसर्चर वाला पॉइंट अपने अंदर ऐड करेंगे, तो आप जब डिग्री लेके बाहर निकलते हैं तो यू फील योर सेल्फ अपडेटेड, नॉट ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट. प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं. पहले प्रोसेस था आपको किसी और तरीके से कि आप फाइल एक लेते थे, आप पेपर रखते थे, उसके ऊपर हाथ से लिखते थे, नीचे अपने सिग्नेचर करते थे, फाइल बंद करते थे, और फिर वो आपके पीए से लेके दूसरे पीए से लेके वो ऑलमोस्ट 100 पीए से होते वो वापस आपके पास आती थी. अब प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं. विद इन 1 क्लिक सेंड आपकी फाइल गई, आपका जो रिक्वेस्ट है वो चली गई. प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं. हम अपने टेक्निकल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी को अगर देखें, वो भी कंप्यूटर से लेके आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस तक, हर चीज़ आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. ऑर्गेनाइजेशन चेंज, और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अडेप्ट कर रही है विद इन दैट चेंज. उसी चेंज को देखते हुए अपने आप को अडेप्ट कर रही है, चाहे वो आपके ERP सिस्टम है, चाहे वो आपका SAP है, जैसे भी है, वो अब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन भी अपना पैटर्न चेंज कर रही है. सो नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. आपने उस तरह की वर्कफोर्स डेवलप करनी है कि जिसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पॉइंट पता हो और आप भी उसका एक पार्ट हो. नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू लर्न, अडेप्ट एंड चेंज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद भी लर्न करे. दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. वो अपनी मिस्टेक्स से लर्न करती है और उसके बाद वो अडेप्ट करती है. मैंने इस पर आपको एक चीज़ कही थी, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. We all make mistakes. We should learn from our mistake and never do that mistake again. So अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो इसी पॉइंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, क्योंकि इंसान के पास गलती के चांसेस जितने भी हों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई गलती करती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और उसका एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट क्रिएट हो जाता है. सो आपने ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को इस तरीके से आपने डेवलप करना है, पॉइंट को क्रिएट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन वो गलतियां ऑन अ लॉन्ग बेस ना कर सकें. प्रिंसिपल, सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल्स, शेयर्ड विजन एंड टीम लर्निंग. A framework for the HRD processes. HRD effort should use the following 4 phases or stages: need assessment, design, implementation and evaluation. अब आपको याद होगा कि हमने वो मॉडल एक पूरा स्टडी किया था, उसके एक एक स्टेप को हमने स्टडी किया था कि नीड असेसमेंट का जो स्टेप है, एक प्री असेसमेंट थी, फिर एक असेसमेंट थी, फिर उसके आपने एवेल्यूएशन थी, फिर उसकी बेस पे आपने प्रायोरिटाइज अपनी करनी थी, प्रायोरिटाइजेशन करनी थी, फिर डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स थे. आपको अगर वो याद हो, वो डिज़ाइनिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिर आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप पे लेके आना था. इम्प्लीमेंटेशन से आपने फाइनली उसकी एक एवेल्यूएशन करनी थी. एवेल्यूएशन की फिर टेक्निक्स थी, उसके स्टेप्स थे, वो पूरा एक प्रोसेस था. सो ये आपका पूरा HRD का फ्रेमवर्क है और ये सारे प्रोसेसेस मिला के आपका फंक्शन क्रिएट होगा. इट्स ओवर हियर. आपकी असेस करते हैं, नीड असेसमेंट.
प्रायोरिटाइज नीड, फिर उसके डिज़ाइन में डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप लेसन प्लान, डेवलप एक्वायर मटीरियल्स, सिलेक्ट ट्रेनर एंड लीडर, सिलेक्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स, schedule the program and intervention। और फिर यहाँ से आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। डिलीवर द HRD प्रोग्राम और इंटरवेंशंस, और इवेल्युएशन के स्टेप्स से सिलेक्ट इवेल्युएशन क्राइटेरिया, determine evaluation design, conduct evaluation of program or intervention and interpret result। और ये इंटरप्रिटेशन जो है वो वापस जा रही है आपके प्रायोरिटाइजेशन नीड पे। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पुट किया था और उस पॉइंट को मैं वापस रिपीट करूँगा यहाँ पे आज, फिर उसको हम आगे लेके चलते हैं कि प्रायोरिटाइज नीड से आप एक एरो देख रहे होंगे कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से एक डायरेक्ट एरो जा रहा है आपके इवैल्यूएशन पे, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट असेसमेंट, नॉट एनी अदर प्लेस, डायरेक्ट इवैल्यूएशन के एक फर्स्ट बॉक्स पे जा रहा है, दैट इज सिलेक्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। क्यों? अगर आपको याद हो हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव, आप पहले ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करते हैं, उस डेफिनेशन के साथ ही आप ये देखेंगे कि आपने ये जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए हैं इसके साथ ही आपने इसको एवेल्यूएट भी कैसे करना है, आपने वो भी डिफाइन करना है। इट्स नॉट दैट कि आपने बच्चों से एग्जाम ले लिया, एग्जाम देने के बाद जब आपके सामने पेपर आया तो उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ जी इसकी मार्किंग स्कीम क्या होनी चाहिए, इसको हमने कैसे एवेल्यूएट करना है, किस बेस पे हमने एवेल्यूएट करना है। सो वो दैट वुड बी रॉन्ग। सो आपने उसी डिफाइन ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपने अपने वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है आपने उसको भी डिजाइन करना है। नीड असेसमेंट फेज, एस्टैब्लिशिंग HRD प्रायोरिटीज, डिफाइनिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। डिजाइन फेज, सिलेक्टिंग हु डिलीवर्स प्रोग्राम। Design phase, selecting who delivers program, selecting and developing program contents, scheduling the training programs. Implementation phase, implementing or delivering the program. Evaluation phase, determining program effectiveness, example, keep or change providers, offer it again, what are the true cost, can we do it another way? That's all, but इन दी एंड मैं आपको फिर यही कहूँगा कि ये जितनी चीज़ें हैं, ये जितने हमने पॉइंट्स स्टडी किए हैं, जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो आपके HRM के पॉइंट्स को स्टडी करना हो, चाहे वो आपके HRD के फंक्शंस को स्टडी करना हो, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को बिलीव करता हूँ और हमेशा एक चीज़ में कहता भी हूँ कि जो बुक में चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह पर हैं, दे आर नॉट रॉन्ग, लेकिन एक्चुअल चीज़ वो होती है कि जो आप रियलिटी में फेस करते हैं, जॉब रियलिज्म। अगर आपको ये पॉइंट याद हो, हमने इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी कि आपकी एक्चुअल जो जॉब है जो JD में आपको डिफाइन की गई है, दैट्स समथिंग एल्स, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअल चीज़ वो है कि जो आप ऑन जॉब उस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी जो आप काम कर रहे होते हैं। इन सारी डिस्कशंस, इन सारे लेक्चर्स का एक मकसद था मेरी तरफ से, और वो ये था कि नंबर 1 कि आप चीज़ों को स्क्रैच से बिल्ड करना सीखें, नंबर 1। नंबर 2, आप चीज़ों को एसोसिएट करना सीखें, क्योंकि ये लर्निंग का एक प्रोसेस है, ये लर्निंग का मेजर पॉइंट है कि हाउ वी लर्न थिंग्स। हमने इसकी स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, हमने इसका पूरा एक ओवरव्यू लिया था कि लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग कैसे क्रिएट की जाती है। इसके साथ साथ आपका जब ये 2 पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं तो फिर आपको चीज़ों की डिवीजन करना आना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा, इसका मकसद क्या है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट, लेकिन ये जो टेक्निक है ये आपको ज़िंदगी में हर एरिया में काम आएगी। आप इसको जिस भी जगह पे इम्प्लीमेंट कर दें, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ का कोई काम है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ का कोई काम है, आपकी जॉब का कोई काम है, एनीथिंग, आपको वो चीज़ों को डिवाइड करना आना चाहिए ऑन कॉम्पोनेंट बेसिस। उन एक एक कॉम्पोनेंट को फिर आपने फर्दर डिवाइड करना है। इस डिवीजन से आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी, इस डिवीजन से आपको अपने काम की, दूसरों के काम की क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको जो भी टास्क दे दिया जाए, नो मैटर कि वो किस एरिया, किस इंडस्ट्री, किस डोमेन का टास्क है, उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा इस टेक्निक का ये है कि आप इसमें अपने हर काम के लिहाज से रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसके अपने कामों के लिहाज से या हर एक्टिविटी के लिहाज से आप कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, टाइम एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगेन एज सेड कि ये टेक्निक है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लेकिन ये HRD में इसका बहुत बड़ा रोल है।
आप इसकी बेस पे अपनी कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर सकते हैं, हमने ये की भी थी। इसकी बेस पे आप अपने लर्निंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्टेजेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ROI कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। सो इतने सारे काम आप ये सिर्फ एक टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि HRD प्रोग्राम की जो बेसिस बनती हैं, प्रोग्राम्स की जो बेसिस बनती हैं, वो अगर प्रॉपर WBS बना लिया जाए, डिपार्टमेंट्स का, कामों का, प्लानिंग का, डिज़ाइनिंग का, मुख्तलिफ एरियाज़ का, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हुए आखिर में आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बच जाती है, विच वुड बी योर मार्केटिंग टेक्निक्स। नॉट इन टर्म्स कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट्स की, लेकिन आपने अपने काम की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटियर की आपका एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आप मत भूलिएगा। ये फंक्शन आपने परफॉर्म कैसे करना है, दैट्स टोटली अप टू यू, दैट डिपेंड्स कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। अपनी HRD के लिहाज से जितनी सॉफ्ट कोर एरियाज या सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप उनको अचीव करें। बी अ गुड काउंसलर, बी अ गुड कोचर। ये चीज़ें करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें। सबको एक लिहाज से ट्रीट ना कीजिएगा, सबको एक लाइन पे मत रख दीजिएगा। सबके लिए हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट कुछ हो, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ हो। सो आपने अगर वो एक प्लान बना के आपने दोनों पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो ऑब्वियसली आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बी अ कॉस्ट जनरेटर, बी अ रेवेन्यू जनरेटर, नॉट रेवेन्यू यूटिलाइजर। सो ये सारे फंक्शंस आपके हैं। आई होप कि आपने इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। रिमेंबर दिस थिंग, you can be a good HRD professional by developing yourself as a good human resource within your home, within your organization. That's all from my side. Take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.